नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित नाटक जादू का कालीन के द्वितीय अंक का सारांश बताने वाली हूँ। द्वितीय अंक में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं: समाज सेविका, पत्रकार, लाखन, कलेक्टर, रमई, केशव का बाप, तीसरा गांव वाला, दादी, केशव, ड्राइवर, इसके अलावा संतो, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, दूसरा लड़का, छोटा लड़का, सुपरवाइजर एक, लड़के का बाप, केशव की माँ, माई आदि। एक महीने बाद गांव के चौपाल में सभा बनी हुई है। तीन कारखाने से बच्चों को छुड़वाने के बाद उनके घर वालों तक पहुंचा दिया गया है और अब समाज सेविका, कलेक्टर, पत्रकार सभी लोग गांव वालों से मिलने आए हैं और भाषण दे रहे हैं कि शोषित बच्चों के लिए सरकार ने कुछ आर्थिक बल देने के लिए सोचा है। उसके अंतर्गत कुछ योजनाओं को भी सैंक्शन हुआ है। कलेक्टर सरकार द्वारा सैंक्शन हुआ रिक्शा की योजना बच्चों से छुपाकर अपने घर में पड़े हुए पुराने सिलाई मशीन को के प्रति देकर वह बच्चों को धोखा देना चाहता है। पर समाज सेविका कहती है कि रिक्शा तो सैंक्शन हुआ था, पर देने के लिए सिलाई मशीन कहाँ से आ गए। तब कलेक्टर समाज सेविका से समझौता कर लेता है और कहता है कि शोषित बच्चों में से लड़कियों को सिलाई मशीन मिलेगी और लड़कों को गाय दिया जाएगा। समाज सेविका कहती है कि यह तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, अगर देना है सभी को तो समान रूप से देना है। तब कलेक्टर अपने आप को समझौता कर लेता है और कहता है कि सिलाई मशीन वह वापस ले लेगा। वे फार्म में रहे हुए दूधारू गायों को सभी के लिए देने को तैयार हो जाता है। गांव वालों का मानना है कि सिलाई मशीन ही ठीक था, कारण अगर सरकार द्वारा गाय उनको मिलेगी तो गायों को चराने के लिए उनके वहां पे घास नहीं है और पिलाने के लिए पानी तक भी नहीं, कारण गांव भर में सूखा पड़ा हुआ है। पर समाज सेविका और कलेक्टर की बातचीत यह अंत होता है कि सभी बच्चों को गाय ही मिलेगी। लड़कियों के बाप को गाय दिया जाता है। लाखन पहले गाय लेने के लिए मना करता है, वह बाद में उसको समझाया जाता है। लाखन सोचता है कि सरकार द्वारा गाय मिल रही है तो वो मुफ्त में गाय ले लेगा, उसे वहां बेच देगा, जो पैसा आएगा उससे वहां मस्ती करेगा, फिर से सरकार द्वारा उसे दोबारा गाय मिलेगी और उसे भी वहां बेच देगा, आने वाले पैसों से मस्ती करती रहेगा, इसी जैसे वह जीवन यापन करेगा। फिर भी उसके पागलपन को समझाकर समाज सेविका और कलेक्टर उसे गाय पकड़ा देते हैं। बाद में केशव के बाप के लिए भी गाय दिया जाता है। केशव अपनी शिक्षा आगे बढ़ाना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, इसलिए केशव को समाज सेविका अपने घर ले जाती है और पढ़ाने का प्रयास करने के लिए सोचती है। अंत में समाज सेविका के इस कार्य पर उनके अनुयायी बहुत खुश हो जाते हैं और नारी मुक्ति जिंदाबाद का लड़की बराबर की जैसे नारा लगा के निकलते हैं। द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य समाप्त होता है। द्वितीय अंक का द्वितीय दृश्य का सारांश बताने जा रही हूँ। दृश्य का चित्रण 6 महीने के बाद चित्रित किया गया है, जहाँ पर बच्चे बारिश के लिए तरस रहे हैं और गाय घास और पानी न मिलने के कारण मरण स्थिति में पहुंच चुके हैं। गांव वाले मरण स्थिति में पहुंचे हुए गायों को कलेक्टर को वापस देने के लिए जाते हैं, पर कलेक्टर उन गायों को लेने के लिए तैयार नहीं है। लाखन सरकार द्वारा मिला हुआ गाय को बेचकर रेडियो खरीदा हुआ है, पर गांव वालों की भूख को देखकर वहां अपने रेडियो को भेज देता है और उन पैसों से गांव वालों का पेट पाल रहा है। लाखन गांव में एक छोटे से चाय की दुकान पर काम करता है और उन काम से जो आने वाले पैसे हैं उसी से भी गांव वालों का पेट भरने का प्रयास कर रहा है। जो गांव वापस आ गया है, कारण जो समाज सेविका उसे पढ़ाने ले गई थी वह उसे पढ़ाने के बदले उसे अपने काम घर के कामकाज कराने में लगा दिया था। बिना कुछ कारण बताए उसने बस टिकट खरीदकर केशव के हाथ में दे दिया और कुछ तनख्वाह भी न दिए उसको घाव भेज देती है। रमई के बेटे के लिए केशव का बाप एक रिश्ता ढूंढकर आया है। जो रिश्ता आया है उसको समझौता करने के लिए लड़के का बाप उस छोटे से लड़के के साथ आया हुआ होता है। लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी मर चुकी होती है।
उसी समय गांव में सुपरवाइजर एक का प्रवेश होता है और वह कहता है कि फिर से वह कालीन के कारखाने में बच्चों को ले जाने के लिए आया है। रमई के सामने प्रश्न ये उठता है कि क्या वह संतों को सुपरवाइजर के साथ बेचकर पैसे ले ले या फिर उसकी विदा करके वो भी दक्षिणा ले, क्योंकि उंगलियां काटे हुए के कारण सुपरवाइजर एक उसे कारखाने ले जाने के लिए तैयार नहीं रहता है कि कबाब संतों के लिए 1800 रुपए देने के लिए जो तैयार था, अभी उंगलियों का कारण बताकर उसका दाम कम करने जा रहा है। और लड़के के बाप के बीच में समझौता होता है कि 750 रुपए में 2 लड़कियों की नत्ती करवा दिए जाए। इधर लाखन और केशव कहते हैं कि बच्चों को शादी करके विदा करना या सुपरवाइजर के साथ कारखाने में भेजने की जरूरत नहीं है, कारण सरकार द्वारा कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं। वो लोग गांव वालों के गरीबीपन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने गांव में तालाब बनाने की योजना की है। तालाब बनाने का काम गांव वालों को दिया जाएगा, वो मुफ्त में गांव वालों को खाना भी मिलेगा। जैसे ही तालाब बन जाएगा तो बारिश के पानी वहां पे एकत्रित कर सकते हैं। 1 साल तक उस पानी का उपयोग भी हो जाएगा। लाखन, केशव और दादी ऑफिसर्स को मनाने के लिए अपनी विनती सुनाने के लिए निकलते हैं। इधर माई उन लोगों को देख के कहती है कि इतने साल गए, एक ऑफिसर भी नहीं आया और आए हुए ऑफिसर से कुछ भी सुझाव नहीं मिला, तो क्या यहाँ पे अब कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं हो सकता है, कहकर अपनी बेटी की जो नत्ती करने का कार्य था उसको आगे बढ़ाती है। गांव की स्त्रियां संतों और दूसरी लड़की के सिर पर घूंघट डालती है और नत्ती का गाना शुरू होता है। संतो दूसरी लड़की से कहती है कि यह शादी बिल्कुल नहीं होगी, कारण केशव जो है वहाँ जादू का कालीन बुनने गया है। जैसे ही बुनने का कार्य खत्म हो जाएगा वो वापस आएगा कालीन लेके। वहां पर हम सभी लोग बैठ के उड़ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 उड़म उठू, 3 2 1 भरम भरू, 1 2 3 उड़ान छू। इसी आशा के साथ नाटक की समाप्ति होती है। धन्यवाद।